हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एन सेकेंड ईयर जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था ऑन द मंथ ऑफ अगस्त, तो इसका पेपर जानेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला पेपर है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो सारा जितना भी क्वेश्चन है, तो इस सब में क्वेश्चन कहता है आंसर एनी 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 के उत्तर लिखे, यानी सिर्फ 5 का ही आंसर लिखना है। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द प्रिकॉशंस नीडेड ड्यूरिंग परचेज ऑफ आर्टिकल एंड इक्विपमेंट, यानी वस्तु और उपकरणों की खरीद में क्या क्या सावधानी रखना ज़रूरी है। तो ये आपका हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का पहला चैप्टर जो सब सेंटर है, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम उपकरण वस्तु खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। फंड के अनुसार अच्छे कंपनी का सामान खरीदना चाहिए, उपयोग वाला ही वस्तु खरीदना चाहिए, यही सब जो रहता है वही सब पूछा गया पहला क्वेश्चन में है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन मेजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड इक्विपमेंट, आपूर्ति एवं उपकरणों के रखरखाव किस प्रकार किया जाता है, वर्णित करें। तो आपूर्ति यानी कोई सामान कम है या ज़्यादा है, उसके लिए आपूर्ति किया जाता है, और उपकरण का रखरखाव किस प्रकार किया जाता है, इसमें ये पूछ रहा है कि किस प्रकार से उसका रखरखाव करेंगे जो सामान खराब ना हो। तो इसमें 5 क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा था। हम ये क्वेश्चन नहीं बनाए, हम बनाए थे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, राइट इन डिटेल, यानी डिटेल में लिखना है अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी टीबी जो रोग होता है जिसे हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, उसका प्रबंधन किस प्रकार होता है, वर्णन करें। तो सबसे पहले टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, आप लोगों को पता ही होगा, साल्मोनेला नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉजेटिव एजेंट है ट्यूबरकुलोसिस का। और इसका प्रबंधन हम किस प्रकार करेंगे, जो उसका 4 जो मेडिसिन था, रिम्फेप्सिन, आइसोनियाजिड करके जो 4 मेडिसिन था, वो समय पे देना है, किस प्रकार देना है वो उसका ध्यान रखेंगे, उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, बैलेंस डाइट उसको देंगे, यही सब लिखना होता। तो आपको बुक में ये मिल ही जाएगा, आप वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड अपॉर्चुनिटीज़, निरंतर शिक्षण क्या है, इनके उद्देश्य एवं अवसर को समझाएं। किसी भी फील्ड में, चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई भी हो, लगातार पढ़ते रहना ही कंटिन्यू एजुकेशन कहलाता है। और इसके ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य और अवसर तो बहुत हो सकते हैं, ये लोग तो आप लोग जानते ही होंगे। ये क्वेश्चन कोई दोनों में से, कोई सेकेंड ईयर के दोनों बुक में से या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये खुद से ही लिखना होता। तो कंटिन्यू एजुकेशन किसे कहते हैं वो आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद जैसे कोई 10th तक पढ़ा है, कोई 12th तक, कोई एएनएम किया, कोई जीएनएम, या कोई बीएससी नर्सिंग, कुछ भी कहो, उसके बाद भी हम अपने चारों ओर जो देखते हैं, समझते हैं, उस पे कुछ ना कुछ निरंतर सीखते रहना ही कंटिन्यू एजुकेशन कहलाता है। और ये बहुत ही मददगार होता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आप समझिए, तो जैसे अगर कोई कहीं काम कर रहा है, उसे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उतना पहले लोगों को नहीं पता था, तो वो लोग जो ऐड करते थे या कुछ भी एक्सेल पे काम करना नहीं आता था, तो उन लोगों को काम करने में परेशानी होती थी, कई जगह तो उन्हें निकाल भी दिया जाता था। लेकिन अगर वह कंटिन्यू एजुकेशन में रहते तो उनको बहुत काम करने में आसानी मिलती और उससे प्रमोशन भी मिलता। ये तो हुआ प्रैक्टिकल। और एक उदाहरण जो हम लोग अपने घर में ही देख सकते हैं, जैसे अगर किसी के माता पिता उतना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, तो जैसे ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग मम्मी पापा से क्या कहते हैं, जो हाँ
बैक बैक में क्या करते रहते हैं, तो आप लोग को भी पता ही होगा ही। जो हम लोग सोशल मीडिया चलाते रहते हैं और मम्मी पापा आते हैं तो कहते हैं हम तो पढ़ाई कर रहे थे। तो ये सब है डिसएडवांटेज जो नहीं कंटिन्यू एजुकेशन में नहीं रहने का। अगर जिसके माता पिता जानते रहते हैं तो वो तो चेक करने लग जाते हैं, जो देखो कि दिखाओ क्या कर रहे हो। तो यही है कंटिन्यू एजुकेशन और इसके उद्देश्य और अवसर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 5, यानी यहाँ पे 5 दिया गया है। इसमें कह रहा है कि 5 पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो वो क्या क्या है? रिकॉर्ड, रिपोर्ट, 3 टायर सिस्टम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, कम्युनिकेबल डिजीज और लेप्रोसी। यहाँ पे टोटल 6 दिए गए हैं, लेकिन आंसर सिर्फ 5 का ही करना है। तो रिकॉर्ड किसे कहते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यही लिखना था। रिपोर्ट किसे कहते हैं, इसका इम्पोर्टेंस लिखना था। 3 टायर सिस्टम, यही जो आपका सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो है ये CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कब आया, क्या इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम जो थे वो सब क्यों चलाया गया, इससे जनता को क्या मदद मिलता है, यही सब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में आता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, कैसे फैलता है, कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये सब आपका पूछा था। कम्युनिकेबल डिजीज़ में लेप्रोसी हम नहीं लिखे थे क्योंकि बस 5 ही पूछ रहा था। तो लेप्रोसी में आप लिखिए, क्या लिखिएगा, लेप्रोसी किसे कहते हैं, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये किस प्रकार फैलता है, इस ये जो घाव रहता है 2 बेसिलरी या मल्टीबेसिलरी करके जो था वो, उसके टाइप लिखेंगे और इसका मेडिसिन जो MDT करके था वो, और ये किस प्रकार काम करता है, और अगर होता है तो इसे कैसे प्रिवेंट कर देंगे, ये लेप्रोसी में लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपका है राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन, यानी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। पहला है PPP, तो इसका हम लिखे थे पोस्ट पार्टम पीरियड। SC, इसका सबक्यूटेनियस। VHD, विलेज हेल्थ गाइड। NHP, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। आशा, एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ANM, एक्सलरी नर्स मिडवाइफ। CNO, कम्युनिटी नर्सिंग ऑफिसर। NS यानी नॉर्मल सेलाइन। NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है आपका NUHM, ये हम छोड़ दिए थे क्योंकि हमको ये नहीं आता था, लेकिन घर आने के बाद हम जब चेक किए जिसका क्या होता है तो इसका होगा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। बहुत ही इजी था, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पहले ही लिखा गया था 6 क्वेश्चन को ही लिखना है, तो इससे 5 नंबर, और इस 6 जो है 6 क्वेश्चन पूछा गया था तो ये 6 का ही आंसर देना था, जो हम पहला वाला क्वेश्चन को हम छोड़ दिए थे। तो नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को भरे। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 12 मई 12 मई 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन सब सेंटर फॉर डैश पॉपुलेशन इन प्लेन, यानी मैदानी क्षेत्र में जो सब सेंटर रहता है उसका जनसंख्या कितना है, तो 5K यानी 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भारत में कब लाया गया, तो 1987 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी हेल्थ डे स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल। उसके बाद का क्वेश्चन है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़ ऑपरेशनल इन इंडिया सिंस, यानी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कब भारत में आया था, तो 1885 में यह आया था भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। नेक्स्ट है आपका मदर चाइल्ड हेल्थ केयर इज़
नाउ पार्ट ऑफ। तो मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल अब किसका भाग है, तो हम लिख के आए हैं सब सेंटर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम विजिटिंग इज द डैश ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्स, यानी घर का मुलाकात जन स्वास्थ्य परिचय की पर्पस यानी उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द न्यूक्लियस ऑफ हेल्थ सर्विस इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र क्या है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो गवर्नमेंट के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र है वो क्या है, तो वो सब सेंटर ही है, तो इसका आंसर होगा सब सेंटर। नेक्स्ट है आपका, वन हेल्थ गाइड सर्विस फॉर डैश रूरल एरिया, यानी ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक स्वास्थ्य मार्गदर्शक होता है। ये यहाँ पे होगा 1000 ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक स्वास्थ्य मार्गदर्शक यानी LHV एक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, सामुदायिक सहभागिता किसका सिद्धांत है, तो सिद्धांत है वो आपका होम विजिट का। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस इन इंडिया, डिस्क्राइब इन योर वर्ड, यानी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के संरचनात्मक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताएं, यानी उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कैसे क्या है, कितने जनसंख्या पर कौन कवर करता है नहीं कवर करता है, इसके बारे में लिखने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अबाउट दी पिरामिड ऑफ रेफरल सिस्टम, रेफरल सिस्टम का पिरामिड बताने के लिए कह रहा है, यही जो 3 टायर सिस्टम जो था, सब सेंटर, उसके बाद PHC, उसके बाद CHC, इसी को एक्सप्लेन करना था। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड तो नहीं था, लेकिन बस मीडियम ही था, तो इसी तरह आते रहे और अच्छे नंबर लाए। ये तो एकेडमिक का तो वैसे भी क्लियर हो ही जाता है, लेकिन आपको जो वैकेंसी आएगा उसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।